नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। ज्योमेट्री में फर्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा लाइंस एंड एंगल, रेखा एवं कोण। तो रेखा एवं कोण, इसको समझने के लिए हमें इस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे लिख दिए हैं। पूरा ज्योमेट्री समझने के लिए इन सब चीज़ों का पता होना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले हम सीखेंगे पॉइंट क्या होता है, ठीक। उसके बाद सीखेंगे लाइन क्या होती है। फिर उसके बाद सीखेंगे लाइन सेगमेंट क्या होता है, रेखाखंड जिसे हम बोलते हैं। फिर उसके बाद हम सीखेंगे रे यानी कि किरण क्या होता है। फिर अब हम सीखेंगे पॉइंट। पॉइंट हमारे दो तरीके से होते हैं, एक कोलिनियर पॉइंट, ये क्या होता है जिसे हम संरेखीय बिंदु कहते हैं, और नॉन कोलिनियर पॉइंट यानी कि असंरेखीय बिंदु क्या होते हैं। तो चलिए एक एक को हम बारी बारी से सीखते हैं अच्छे से। तो देखिए पॉइंट क्या होता है। पॉइंट हमारा एक ऐसा वृत्त होती है जिसकी त्रिज्या क्या होता है, शून्य होता है, और ना ही इसकी कोई लेंथ होती है, ना ही इसकी कोई वृत्त होती है, और ये जीरो डायमेंशन का होता है यानी कि जीरो विमीय का होता है। और जिसका स्वरूप किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉइंट। क्या बताएं आपको कि एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या हो, जीरो हो, उसकी ना कोई लेंथ हो, ना ही कोई वृत्त हो, और ये क्या हो, जीरो डायमेंशन का हो, ठीक। और इसमें इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो एक बूंदी लगाकर डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आशा है कि आपको पॉइंट समझ में आया होगा। अब हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, लाइन। क्या है, लाइन। ये लाइन क्या होता है, तो लाइन अनंत बिंदुओं से बनी हुई एक सीधी पथ रेखा को हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। और ना इसकी कोई स्टार्टिंग पॉइंट होती है और ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होती है। मान लो इस तरीके से कोई बिंदु डॉट 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 जा रहा है, ठीक। बिंदु जा रहा है इस तरीके से, और ये अनंत दूरी तक जाए। कहाँ तक जाए, अनंत दूरी तक। दोनों तरफ एरो हेड लगा देंगे और इनको हम क्या करें, एक सीधी रेखा में मिला दें, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। और बिंदु हमारी कितने डायमेंशन की होती है, एक विमीय की होती है। कितने विमीय की होती है, एक। और इसे हम डिनोट करते कैसे करते हैं, तो हम ए लिखते हैं, जैसे हमें ए बी लिखना है। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट ए हो और यहाँ पे कोई पॉइंट बी हो, ठीक। क्योंकि इसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता, तो हमें बीच में ही लिखना पड़ेगा। तो हम इसको डिनोट करेंगे कैसे, तो इस तरीके से ए बी लिखेंगे और उसके ऊपर बार लगा के दोनों तरफ एरो हेड लगा देंगे। तो ये कह देंगे क्या लिखा है, लाइन लिखा है। अब लाइन आपको अगर समझ में आया होगा, तो अब हम सीखेंगे लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, एक्चुअली क्या है, रेखाखंड जो है लाइन का ही पार्ट होता है, क्योंकि इसका भी है क्या, अनंत बिंदुओं से बनी हुई एक सीधी पथ रेखा को लाइन सेगमेंट कहते हैं। बशर्ते इसमें क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हमें दोनों पता होता है कि यानी ये पॉइंट इस पॉइंट से निकला और इस पॉइंट तक जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। मान लो यहाँ पे कोई इस तरीके से लाइन जा रही है, इस तरीके से लाइन जा रही है, इसमें हम इसको मिला दें, ठीक। अब देखो ये कोई लाइन जा रही है। अब हम मान लिए कि कोई पॉइंट ये यहाँ से निकली, यहाँ से ये पॉइंट ए है, ठीक, और यहाँ पे जाके रुक गई, यानी कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये इसका एंडिंग पॉइंट हमें दोनों क्या हो गया, ज्ञात हो गया। तो हम कह देंगे कि ये क्या है, रेखाखंड है यानी कि लाइन सेगमेंट जैसे। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए बी लिख के उसके ऊपर बार लगा देते हैं, एरो हेड नहीं लगाएंगे। अगर एरो हेड लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट समझ में आया होगा अच्छे से। अब हमारा चौथा टॉपिक क्या है, रे यानी कि किरण। तो किरण क्या होता है, तो किरण एक ऐसी रेखा होती है किसी भी निश्चित बिंदु से होकर ठीक अनंत दूरी तक जाए। कहाँ तक, अनंत दूरी तक जाए, तो उसे हम रेखा यानी कि किरण कहते हैं। जैसे आप सन देखे हैं, जब सन की रोशनी आती है तो सन से आती है यानी कि एक पार्टिकुलर प्लेस से आती, जगह से आती है, और पृथ्वी पर अनंत दूरी जहाँ तक संभव हो सकता है वहाँ तक जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं यानी कि किरण बोलते हैं। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ से अब ये रे निकली। मान लो आप यहाँ पे खड़े हैं, टार्च बार रहे हैं, ठीक, जला रहे हैं, तो आप जहाँ तक इसकी रोशनी जाएगी यानी कि जिस दूरी तक
तो एक ही डायरेक्शन में तो जाएगी, एक ही डायरेक्शन में जाएगी, एक ही दिशा में जाएगी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। यानी एक जगह से निकले और अनंत दूरी तक जाए, ठीक, अनंत जहाँ तक उसको संभव हो सके, जितना उसका कैपेसिटी हो, ठीक, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। और रे को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो ए और बी लिखते हैं, इसके ऊपर एक सिंगल एरो हेड लगाते हैं, ठीक, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको रे भी समझ में आया होगा, ठीक। अब हमारी ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट हमें समझना होगा। पॉइंट तो हम आपको बता ही चुके हैं कि अनंत बिंदुओं से क्या बोलते थे कि एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या हो, जीरो हो, ना मोटाई हो ना चौड़ाई हो और जीरो विमीय का हो, उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट। लेकिन ये पॉइंट दो तरीके से होते हैं, एक कोलिनियर पॉइंट, एक नॉन कोलिनियर पॉइंट। ये आपको बहुत समझना अच्छा है। तो देखिए कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट जब कई सारे बिंदु एक सीधी रेखा में हो और जिससे हम क्या करें, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकें, ठीक, तो उससे हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट। जैसे यहाँ पे मान लो एक बिंदु यहाँ पर है, 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 एक बिंदु यहाँ पे। अब ये दो हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, जिससे हम क्या करें, एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा खींच सकें, ठीक, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट, यानी कि संरेखीय बिंदु। और असंरेखीय बिंदु क्या होता है, जब कई सारे बिंदु एक सीधी रेखा में ना हो करके तिरछी मिर्ची यानी टेढ़ी मेढ़ी हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, असंरेखीय बिंदु। मान लो एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। अब इससे आप सीधी रेखा ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। एक करेंगे तो दूसरा हमारा छूट जाएगा, ठीक, यहाँ पे इससे मिलाएंगे या इससे मिलाएंगे, इससे मिलेंगे, तो हमारा कहीं ना कहीं कोई पॉइंट छूट जा रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट। यानी कि जब कई सारे बिंदु मतलब एक सीधी रेखा में ना हो, ठीक, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट, असंरेखीय बिंदु। अब इतना सीखने के बाद अब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ लाइन, रेखा के प्रकार। रेखा कितने प्रकार के होते हैं, तो जनरली रेखा 9 टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ लाइन। तो सबसे पहले है क्या, स्ट्रेट लाइन, यानी कि सीधी रेखा। सीधी रेखा क्या होती है इसको हम जानेंगे। फिर उसके बाद होता है कर्व्ड लाइन, कर्व्ड लाइन यानी कि वक्र रेखा, जो तिरछी मिर्ची रेखा होती है उसको सीखेंगे। फिर उसके बाद में है हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा क्या होता है इसको जानेंगे। वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होता है इसको सीखेंगे। ट्रांसवर्सल या ऑब्लिक्यू लाइन, ये तिर्यक रेखा क्या होता है इसको सीखेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा, ये क्या होती है इसको सीखेंगे। कंकरेंट लाइन, कंकरेंट लाइन समवर्ती रेखा, ये क्या होती है इसको सीखेंगे। पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखा क्या होता है इसको सीखेंगे। परपेंडिकुलर लाइन यानी लंबवत रेखा क्या होता है इसको सीखेंगे। तो आइए एक एक करके हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा। सीधी रेखा, तो सीधी रेखा क्या होता है, सीधी रेखा एक ऐसी रेखा होती है जिसपे हम क्या कर सकते हैं, 180 डिग्री का कोण बना सकें, ठीक, तो वो क्या कहलाएगा, सीधी रेखा। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक कोई इस तरीके से लाइन जा रही है, ठीक, ये इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से, इस तरीके से भी हो सकता है, मतलब वो सीधी हो, ठीक, जिसपे क्या हो 180 डिग्री का कोण बने, कि उस लाइन पे 180 एक तरफ 180 डिग्री का एंगल बने, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, सीधी रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, ठीक। अब बात आती है दूसरा हमारा कर्व्ड लाइन यानी कि तिरछी रेखा। दूसरा क्या है, सीधे वक्र रेखा। वक्र रेखा क्या होता है, एक ऐसी रेखा जो सीधी लाइन में ना जाकर के तिरछी मिर्ची होकर जाती है, यानी टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कर्व्ड लाइन यानी कि वक्र रेखा, ठीक। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस तरीके से निकली, इस तरीके से सीधी ना जाकर के ऐसे तिरछी मिर्ची जा रही है, तो इससे हम क्या बोलेंगे, कर्व्ड लाइन बोलेंगे यानी कि वक्र रेखा बोलेंगे, ठीक। अब ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ये हमारी 3 प्रकार की होती है। जो स्ट्रेट लाइन होती है कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये 3 तरीके से होते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक एक करके सीख लेते हैं, ठीक।
तो सबसे पहले आता चलो हम बात करते हैं नंबरिंग करके ही 3 नंबर तीसरा नंबर, क्योंकि हम यहाँ पे इसी तरह से लिखे हैं तो इसी तरीके से समझ लेंगे, क्योंकि ये हमारा जो ये हॉरिजेंटल वर्टिकल ट्रांसवर्सल ये सब आती हैं, ये हमारी स्ट्रेट लाइन के अंतर्गत ही आती हैं। तो इनको हम अब सीखते हैं। क्षैतिज रेखा क्या होता है? तो क्षैतिज रेखा वह रेखा जो पृथ्वी के धरातल के समांतर होती है। किसके? पृथ्वी के धरातल के समांतर लेटी हुई रेखा को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। मान लो ये कोई एक लाइन है, क्या है? लाइन है जिसका नाम है ए और बी, और ये पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। इसके धरातल के समान ही तो है, इसी के तरीके से तो है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा, यानी कि इसको हम बोलेंगे पृथ्वी का धरातल। पृथ्वी का धरातल ये है, ठीक। और ये क्या हमारा? क्षैतिज रेखा है, यानी पृथ्वी के धरातल के समान लेटी हुई रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? तो उसे क्षैतिज रेखा बोलते हैं। अब क्षैतिज रेखा सीखने के बाद हम सीखेंगे वर्टिकल लाइंस। क्या सीखेंगे? वर्टिकल लाइंस। चलिए चौथे पॉइंट पे आते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होता है? ये रेखाएं क्या होती हैं? पृथ्वी के तल के लंबवत होती हैं। कैसी होती हैं? पृथ्वी के तल के लंबवत, इस तरीके से। ये मान लो पृथ्वी है और इसके इस तरीके से लंबवत होंगी, एकदम सीधी डायरेक्शन में। और इन्हें हम क्या कहते हैं? खड़ी रेखाएं भी कहते हैं। इन्हें हम खड़ी रेखाएं भी कहते हैं, तथा यह 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। जहाँ पे मान लो ये कोई पृथ्वी है, ठीक, जिसको हम क्षैतिज रेखा बोलेंगे, और यहाँ पर कोई एक लाइन सीधी आ रही है, ठीक, जो पृथ्वी के साथ क्या करे? 90 डिग्री का कोण बनाए। 90 डिग्री का कोण बनाए, उसे हम क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी कि वर्टिकल लाइंस, ठीक। और ये पृथ्वी की एकदम लंबवत होता है, इसे हम खड़ी रेखा भी बोलते हैं, ठीक। तो चलिए दोस्तों, वर्टिकल लाइन भी आपको समझ में आया होगा। अब हम सीखेंगे अगला हमारा पॉइंट क्या है? ट्रांसवर्सल या ऑब्लिक्यूट लाइन, यानी कि तिर्यक रेखा किससे बोलेंगे? तो तिर्यक रेखा समझने के लिए आप सबसे अच्छा उदाहरण देख सकते हैं, जो बच्चे स्कूलों में झूला झूलते हैं, सरकने वाला, सिपलने वाला, वो किस तरीके से होता है? वो तिर्यक, यानी कि तिरछी होती है हल्का, ठीक, और स्ट्रेट होती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा। इसे ऑब्लिक्यूट रेखा भी बोलते हैं। इस पे बेस्ड हमारे बहुत सारे एंगल्स बनते हैं, तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा अभी आगे चल के बहुत अच्छे से। चलिए, क्या है ये? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा वह रेखा है जो क्या हो? हल्का सा तिरछी हो, उसे हम क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा। जैसे इस तरीके से हो सकते हैं, इस तरीके से होते हैं, मतलब स्लेटिंग, हल्का सा लेटा हुआ है, स्लिपने वाला, ठीक, उसे हम क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा। ये मान लो कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, ए है, बी है। अब ये दो बना है, ये किसी तरीके से भी हो सकती है, ठीक। एक पॉइंट ऊपर, हल्का ऊपर उठा रहेगा, और एक पृथ्वी पे सटा होगा, ठीक, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्लिक्यूट लाइन, यानी कि तिर्यक रेखा। फिर इसके बाद अब हम सीखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगला हेडिंग क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? जब जब दो या दो से अधिक रेखा, ठीक, किसी एक बिंदु, दो या दो से अधिक नहीं, दो से अधिक हो जाएगा तो समवर्ती हो जाएंगी। जब दो रेखा किसी एक बिंदु पर काटती हो, क्या हो? जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर काटती हो तो उसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, और जिस पॉइंट पे काटती हैं उसे प्रतिच्छेदक बिंदु कहते हैं, ठीक। और यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई दो रेखाएं हैं, ये एक रेखा है और एक रेखा ये है, और यहाँ पे कोई बिंदु पर काट रहा है, ठीक। तो यहाँ पे बिंदु हम ओ मान लें, इसको ए, बी और एम, एन मान लें। ये दो रेखाएं थी, ठीक, दो रेखाएं थी। यहाँ पे हम रेखा बना दें, क्योंकि लाइन सेगमेंट थोड़ी होगा। यहाँ पे दो रेखाएं थी
एक दूसरे को एक बिंदु पर किसी एक निश्चित बिंदु पर काट रही हैं, ठीक, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, जब दो रेखाएं किसी एक निश्चित बिंदु पर आपस में इंटरसेक्ट यानी कि कट रही हों तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। और जिस बिंदु पर कटेंगे उसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलेंगे उसे। और ये दोनों क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे, ये वाला यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा होगी, ये प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती हैं, जब दो रेखाएं आपस में किसी एक निश्चित बिंदु पर काट रही हों यानी कि इंटरसेक्ट हो रही हो तो उसे हम बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। और जिस पॉइंट पर कट रही हो उसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट यानी कि प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाएगा वो, ठीक। तो आशा कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम सीखेंगे कॉन्करेंट लाइन यानी कि समवर्ती रेखा। तो समवर्ती रेखा क्या होता है, समवर्ती रेखा यानी कि इसे हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन क्या होता है, जस्ट इसी के अपोजिट, यानी कि ये दो रेखा है तो, और जब दो से अधिक रेखा है एक दूसरे को काटते हैं तब उसे हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट रेखा। तो इसका डेफिनेशन होता है जब तीन या तीन से अधिक रेखा एक निश्चित बिंदु पर एक दूसरे को काटती हो तो वो क्या कहलाएंगी, समवर्ती रेखा कहलाएंगी। मान लो यहाँ पे कोई रेखाएं हैं, सभी एक दूसरे को इस पॉइंट पे काट रही हैं, ठीक। तो ये तीन से ज़्यादा रेखाएं हैं, यानी कि जितनी रेखाएं हैं आपस में किसी एक निश्चित पॉइंट ओ पर कट कर रहे हैं, किस पे, पॉइंट ओ पर कट कर रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे कॉन्करेंट लाइन। क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट लाइन यानी कि समवर्ती रेखा, ठीक। और ये जिस पे कट रहा है इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट बोलेंगे। ठीक, यानी कि क्या बोलेंगे, समवर्ती बिंदु बोलेंगे, समवर्ती बिंदु, ठीक। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समवर्ती रेखाएं भी समझ में आई होंगी। अब इसके बाद हम सीखेंगे पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखा क्या होती हैं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, वह रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या होता है, मेंटेन होता है, यानी कि बराबर होता है, सदैव समान रहती है, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये कभी एक दूसरे को आपस में कहीं भी किसी भी पॉइंट पे प्रतिच्छेद यानी कि इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। सबसे अच्छा उदाहरण आप रेलवे देख लीजिए, रेलवे की पटरी सभी एक दूसरे के बराबर दूरी पर, जितना दूरी यहाँ पे होगा उतनी दूर आगे होगा, उससे उतनी दूर आगे होगा, यानी कि वो अपनी दूरी चाहे जहाँ पे हो मेंटेन बनाए रखती हैं, कहीं पे एक दूसरे से मिलती नहीं है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, समांतर रेखा या पैरेलल लाइन। ये कैसी होती है, मान लो यहाँ पे कोई एक लाइन जा रही है और इसी के समांतर दूसरी लाइन जा रही है, इनकी बीच की जो दूरी है मान लो यहाँ पे h है तो ये मेंटेन ही बना रहेगा सदैव के लिए, h यहाँ पे भी होगा और चाहे जहाँ भी आगे आप देखेंगे दूरी h ही रहेगा, ठीक। इनकी दूरी कभी भी घटेगा नहीं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइन। साथ साथ चलती रहती हैं लेकिन दूरी कभी मतलब इनकी दूरी हमेशा मेंटेन ही रहता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, समांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइन बोलेंगे। इसको ए मान लीजिए, इसको बी और इसको सी, इसको डी। आप सबसे अच्छा उदाहरण रेलवे की पटरी देखिए, कभी भी ट्रेन जो जाती है हमेशा जहाँ जितना दूरी इधर होगा, जितना दूरी आगे होगा उससे आगे भी उतना होगा, यानी कि ये दूरी हमेशा मेंटेन ही रहता है, ठीक। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको समांतर रेखाएं समझ में आई होंगी। अब हम सीखेंगे परपेंडिकुलर लाइंस और अंतिम लाइन ये है हमारा। परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, लंबवत रेखा। अभी आपको बताए हैं क्या वर्टिकल लाइन पढ़ाते समय, तो यहाँ पे भी जान लीजिए लंबवत रेखाएं क्या होती हैं, क्योंकि जब हम राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज तो उसमें बहुत यूज होता है किसका, परपेंडिकुलर लाइन का यानी कि लंबवत रेखा का। लंबवत रेखाएं क्या होती हैं, तो ऐसी रेखाएं जो एक दो मतलब हम कहते हैं दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को 90 अक्ष पर यानी 90 डिग्री पर कट करें, उसे हम क्या बोलते हैं,
लंबवत रेखा। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन क्या होगा, दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करे वो लंबवत रेखाएं कहलाएंगी। मान लो यहाँ पे कोई एक लाइन है, ठीक, ए और बी है, ठीक, और इसको एक दूसरी लाइन एकदम लंबवत एकदम परपेंडिकुलर कट कर रही हूँ, तो इसे क्या बोलेंगे हम, लंबवत रेखा। और सभी एंगल पे कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन हो, ठीक, 90 डिग्री का कोण बने, तो उसे ही हम बोलते हैं लंबवत रेखा, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन। ठीक, आई होप कि आपको परपेंडिकुलर लाइन समझ में आए होंगे। ठीक, अब हम सीखेंगे एंगल क्या होते हैं। आइए दोस्तों, अब हम सीखेंगे एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं हम पहले सीखेंगे, कोण क्या होता है, फिर उसके बाद एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक क्या होता है। जब ये दोनों चीज़ हम सीख लेंगे तब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार, कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहला है न्यून कोण, ठीक, दूसरा है अधिक कोण, फिर समकोण, सरल कोण, बृहद कोण, पूर्ण कोण, ठीक, या इसको हम पुनर्युक्त कोण भी बोलते हैं, बृहद कोण को। इतना तो मेन है और आगे चल के और सारे भी कोण बनेंगे। ठीक, तो देखो एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल्स, या इसे हम सरल कोण या रिजु कोण भी बोलते हैं। ठीक, कभी कभी परीक्षा में हमारे सरल कोण लिख के न लिख करके क्या आता है, रिजु कोण, तो हम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। रिजु कोण मतलब स्ट्रेट एंगल, ठीक, और फिर रिफ्लेक्स कोण, बृहद या पुनर्युक्त कोण, और कंप्लीट एंगल यानी कि पूर्ण कोण क्या होता है। तो आइए अब बारी बारी से एक एक करके हम अच्छे से सीख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, हम एंगल सीखते हैं, यानी कि कोण क्या होते हैं। तो कोण का डेफिनेशन सिंपल सा है, दो ऐसे किरण जो किसी एक ही बिंदु से निकली हों तो उनके बीच का जो झुकाव होगा, वही क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। मान लीजिए कोई एक बिंदु है, निश्चित बिंदु है, ठीक, और इससे दो रे निकल रही है एक ही डायरेक्शन में, ठीक, क्या, दो रे निकल रही है। तो जो ये दो निकली इनके बीच में ये जो झुकाव हुआ, ये झुकाव क्या कहलाएगा, यही झुकाव हमारा कोण कहलाएगा। और अननोन कोण फाइंड करने के लिए, अननोन कोण को डिनोट करने के लिए हम क्या बोलते हैं, एक ग्रीक लैंग्वेज होता है क्या, उसे हम थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीटा। अगर हमें कोण का वैल्यू नहीं पता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, यही हमारा कोण कहलाएगा, यानी कि एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आई रिपीट, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि दो ऐसी किरण जो किसी एक निश्चित बिंदु से निकली हों तो उनके बीच के जो झुकाव को हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक, जैसे एंगल यहाँ पे मान लीजिए एंगल, इसको हम किस तरीके से बोल सकते हैं, एंगल बी ओ सी बोल सकते हैं, एंगल बी ओ सी, और क्या बोल सकते हैं, एंगल ए ओ बी भी बोल सकते हैं, एंगल ए ओ बी, यानी कि इसी एंगल की बात किया जा रहा है, यानी, और इस तरीके से भी बोल सकते हैं, एंगल ओ भी बोल सकते हैं। ठीक, तो इतना समझने के बाद अब हम सीखेंगे एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कोण समद्विभाजक। तो कोण समद्विभाजक क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर, यानी कि ऐसी किरण जो किसी दिए गए कोण को दो बराबर भागों में, दो इक्वल पार्ट्स में क्या करें, डिवाइड कर दे, तो क्या कहलाएगा, एंगल बाइसेक्टर। दो ऐसी किरण जो किसी दिए गए कोण को दो बराबर भागों में बांट दे, उसे हम कोण समद्विभाजक कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई एंगल था इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से एंगल था। अब ये क्या हुआ, ये पूरा क्या था, थीटा था। क्या था, थीटा। अब एक रे इससे निकल के आई और इस पूरे एंगल को दो बराबर मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। जितना मतलब ये थीटा वन इसको मान लीजिए, तो थीटा वन इसको ये भी होगा। ठीक, क्या होगा, थीटा वन, ये थीटा वन, यानी कि अगर मान लीजिए 70 डिग्री पूरा कोण था तो 35 का ये हो जाएगा, 35 का ए हो जाएगा। यानी कि एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, किसी भी कोण को दो बराबर भागों में बांट देता है, उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम नंबरिंग कर दे रहे हैं ए ओ बी, और इसको हम क्या बोल दें, सी बोल दें या टी बोल दें, चलो सी ही बोल दे रहे हैं। यानी कि अब देखिए ये जो एंगल इससे बनेगा, एंगल
ए ओ सी, ये बराबर हो जाएगा किसके, एंगल सी ओ बी के, एंगल सी ओ बी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये जो ओ सी है ये क्या कर रही है, एंगल ओ को बाइसेक्ट कर रही है, एंगल ओ को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, क्या कर रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है। एक क्या है, ओ सी हमारा, ओ सी हमारा क्या है, कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब बांटना, तो क्या हो जाएगा, कोण समद्विभाजक। ठीक, तो चलिए दोस्तों अब हम सीखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार। सबसे बात पड़ती है पहले एक्यूट एंगल की, किसकी, एक्यूट एंगल की, यानी कि न्यून कोण की। ठीक, तो न्यून कोण हम समझेंगे क्या होता है, आइए सीखते हैं। न्यून कोण क्या होता है, वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री यानी 90 डिग्री से कम होता है, यानी कि छोटा होता है, न्यून कोण कहलाता है। जैसे कि 45 डिग्री हुआ, 60 डिग्री हुआ, 89 डिग्री हुआ, 0 डिग्री हुआ आदि। जैसे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये कोई फिगर हुआ इस तरीके से, इसका वैल्यू कितना हो जाए, मान लीजिए 45 डिग्री हो जाए, कितना डिग्री, 45। अब ये इसको हम ए मान लें, इसको 0 मान लें और इसको बी, ए ओ बी। ठीक, क्या हो जाएगा, ए ओ बी। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम यहाँ पे थीटा लिखते हैं। ठीक, थीटा का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, ए ओ बी। ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, एक्यूट एंगल कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, तो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा। ठीक, ये जो थीटा का वैल्यू है, इस थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से तो बड़ा होगा, लेकिन क्या 90 डिग्री से छोटा होगा, क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जैसे ये हो सकता है हमें 45 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, 70 डिग्री भी होता है, 85 भी हो सकता है, मतलब 90 से छोटा ही होना चाहिए और 0 से चाहे जितना बड़ा हो। ठीक, तो ये समझ में आया होगा। अब हम सीखेंगे दूसरा क्या है हमारा, ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि अधिक कोण। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, अधिक कोण। ऑब्ट्यूस एंगल हमारा क्या होता है, वह कोण जिनका मान क्या हो, 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम होता है, अधिक कोण कहलाता है। जैसे 135 डिग्री आप देख सकते हैं, 179 डिग्री आप देख सकते हैं। ठीक, 182 डिग्री आप देख सकते हैं, यानी कि 182 कहाँ हो जाएगा, तो 180 से ज़्यादा हो जाएगा। 175 डिग्री आप देख सकते हैं। मान लीजिए ये कोई एंगल इस तरीके से, इस थीटा का वैल्यू कितना हो, 90 डिग्री से कम, मान लीजिए थीटा का वैल्यू कितना है, 130 डिग्री है, कितना है, 130। इसको हम नंबरिंग कर दें ए ओ बी। तो इसमें क्या कंडीशन है कि जो इस थीटा की वैल्यू हो 90 डिग्री से बड़ा हो, किससे, 90 डिग्री से बड़ा हो, अब 91 भी हो सकता है। ठीक, और 180 डिग्री से कम हो, क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। ये आपको समझ में आया होगा। अब हम सीखेंगे राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल यानी कि समकोण क्या होता है, समकोण। तो समकोण एक ऐसा कोण जिसका मान क्या हो, 90 डिग्री हो, समकोण कहलाता है। सिंपल सी लैंग्वेज में यहाँ पे देखिए इस तरीके से हो, इस तरीके से हो, और यहाँ पे कितना, ये जो थीटा हो, इस थीटा की वैल्यू कितना हो, 90 डिग्री हो, ये हमारा क्या कहलाएगा, इसको हम यहाँ नंबरिंग देते हैं, इसको हम समकोण कहेंगे। ठीक, तो एंगल ए ओ बी, ए ओ बी का मान कितना है, 90 डिग्री। अच्छा, आपको हम ये तो बताए ही नहीं कोण और क्या होते हैं और एंगल बाइसेक्टर, डायरेक्ट हम आपको टाइप्स ऑफ एंगल ही पढ़ाने लगे। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम आपको यहाँ पे फिर से पढ़ा दे रहे हैं कोण क्या होते हैं और एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं। ठीक, चलिए छोड़िए, आगे हम बता देंगे, पहले इसको हम पढ़ लें। टाइप्स ऑफ एंगल जब हम शुरू किए तो पढ़ ही लें। अब फिर क्या है इसके बाद, स्ट्रेट एंगल।
क्या है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल यानी कि क्या, इसे बोलेंगे सरल कोण या रिजु कोण। सरल क्या कोण या रिजु कोण। तो यह क्या होता है, वह कोण जो एक सीधी रेखा पर बने तथा इसका मान क्या हो, 180 डिग्री हो, क्या होता है, सरल कोण या रिजु कोण। मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है, इस पे 180 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, हम मान लें ए यहाँ पे है, ये पॉइंट कोई पॉइंट बी ओ है, ये यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, तो ए ओ बी का वैल्यू कितना है, 180 डिग्री। एंगल ए ओ बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्या कहलाएगा हमारा, स्ट्रेट एंगल यानी कि सरल कोण या रिजु कोण कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से बना दे रहे हैं। और फिर देखेंगे अगला है क्या, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, बृहद कोण। बृहद कोण, तो ये कौन सा कोण होता है, तो वह कोण जो 180 अंश से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा होता है, बृहद कोण होता है। मान लीजिए कोई न्यून कोण है, ठीक, क्या है न्यून कोण, इसका वैल्यू कुछ भी हो, ठीक, क्या हो, कुछ भी हो, थीटा हो, और जो ये बाहर बचा हुआ कोण है, ये वाला जो बाहर बच गया कोण, इसे ही हम क्या बोलते हैं, बृहद कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। मान लीजिए थीटा है, थीटा का वैल्यू कितना हो जाए, 330 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए, 330 डिग्री, क्योंकि हमें 360 से छोटा रखना है और 180 से बड़ा रखना है, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल यानी कि रिफ्लेक्स बृहद कोण हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये थीटा है, तो थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए थीटा की वैल्यू, ठीक, 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल, रिजु कोण। अब हम बात करते हैं पूर्ण कोण यानी कि कंप्लीट एंगल की बात। तो कंप्लीट एंगल एक सर्किल होता है, क्या होता है, एक सर्किल के नुमा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण भी बोलते हैं। किसी भी बिंदु पर बनने वाले सभी, और यहाँ पे मान लो कोई बिंदु है और इस पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। कोई एक सेंटर मान लिए और उस पर एक हम सर्कल ड्रॉ कर दिए, तो इन सब पूरे सर्कल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। क्या कहलाएगा हमारा, पूर्ण कोण कहलाएगा। आइए दोस्तों, अब हम सीखेंगे रिलेशन बिटवीन एंगल यानी कि कोणों के बीच में क्या संबंध होता है। तो एक आता है कम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण, ये क्या होता है अभी इसको हम भी सीखेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि समपूरक कोण, ये क्या होता है इसको हम सीखेंगे। इस पे बेस्ड एसएससी में एक ना एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, ठीक, सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री पर बेस्ड। तो आइए हम सीखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले सीखेंगे पूरक कोण। क्या सीखेंगे, पूरक कोण। पूरक कोण जिसे हम बोलेंगे क्या, कंप्लीमेंट्री एंगल। तो कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, वह दो कोण जिनके मापों का कुल योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है, पूरक कोण कहलाते हैं। तथा ये प्रत्येक कोण जो होते हैं आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं, जिसे हम कंप्लीमेंट भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ये हमारा 90 डिग्री था, 90 डिग्री था और यहाँ पे कोई रे इसको काट दिया, ठीक, इस तरीके से, ठीक, तो इसको हम बोलते हैं ए बी सी ओ, ठीक। तो यहाँ पे इन दोनों का योग, ये θ1 मान लीजिए आप, θ1 और ये θ2 मान लीजिए। तो θ1 और प्लस में θ2 का, इन दोनों का योग कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ पे θ1 कितना है, 35 डिग्री है, तो θ2 कितना होगा, तो यहाँ पे आप θ2 इस तरीके से 90 में से घटाएंगे, तो θ2 बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस 35 हो जाएगा। तो θ2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पे बचेगा, 8 में से 3 जाएगा, तो 5 55 डिग्री होगा। और ये 55 डिग्री और ये 35 डिग्री एक दूसरे के क्या होंगे, कंप्लीमेंट होंगे, यानी कि पूरक होंगे एक दूसरे के, ठीक। तो ये क्या होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। मान लीजिए हमें कोई इस तरीके से एंगल दिया है, ठीक, और ये कह रहा है कि हमें ये बताया है कि ये 40 डिग्री है,
40 डिग्री। और कह रहा है इसका आप कंप्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरा कोण निकाल के बताइए। तो आप क्या बताएंगे, 90 में से घटा के, तो 90 में 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 50 डिग्री। इस कोण का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 डिग्री होगा। तो आई होप कि आपको कंप्लीमेंट्री एंगल समझ में आया होगा। अब हम सीखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल सीखते हैं धूमधाम से। चलिए देखिए, इसे हम क्या बोलते हैं, समपूरक कोण। अच्छा, कंप्लीमेंट्री को एक एंगल और नाम से जानते हैं, इसे हम कोटि पूरक के नाम से भी जानते हैं। पूरक कोण, कोटि पूरक कोण के नाम से। कभी कभी परीक्षा में कभी कभी क्या ज़्यादातर लिख के आता है कोटि पूरक कोण, ठीक। तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि इसको हम कोटि पूरक कोण भी कहते हैं। और समपूरक कोण क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन है सप्लीमेंट्री एंगल्स का, वे दो कोण जिनके मापों का योग सदैव 180 डिग्री होता है समपूरक कोण कहलाते हैं, तथा प्रत्येक कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, समपूरक होते हैं, यानी कि सप्लीमेंट होते हैं, ठीक। और इसे हम एक नाम से और जानते हैं, ऋजुरेखीय कोण भी इसे हम कहते हैं कहीं कहीं पे, ठीक। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई एक स्ट्रेट लाइन जा रही हो, ठीक, उस पर कोई एक रे इस तरीके से बना हो, क्या हो, एक रे बना हो। तो अगर ये क्या हो, ये θ1 हो मान लीजिए, और ये क्या हो, θ2 हो। तो यहाँ पे हमारा ये बनेगा θ1 और θ2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इसको, इसका दूसरा नाम क्या है, ऋजुरेखीय कोण, ठीक। क्या है, ऋजुरेखीय कोण। मान लीजिए यहाँ पे कोई एंगल था, ये था क्या, 40 डिग्री। तो हमसे पूछा कि इसका आप सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण या समपूरक कोण या ऋजुरेखीय कोण बताइए। तो इसको आप θ1 मान लीजिए, θ2। तो 180 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 140 बचेगा। कितना बचेगा, 140 डिग्री हो जाएगा। दोनों मिला के कितना हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे। और ये इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा, समपूरक कोण 40 हो जाएगा, और 40 का समपूरक 140 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इतना सीखने के बाद अब हम सीखेंगे क्या, ट्रांसवर्सल लाइन से बनी यानी तिर्यक रेखा से बनी कोणों को हम सीखेंगे। उसमें कई तरीके से कोण बनते हैं, तो सारे तरीके के कोण को हम उसमें सीखेंगे ट्रांसवर्सल लाइन से बनी, ठीक। तो अब इतना हम इसको सीख लिए हैं, इस पे हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक। अभी हम उसको भी पढ़ा देंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चनों का हम प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर हम ट्रायंगल पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, सर्किल पढ़ेंगे। इसी तरीके से पढ़ते पढ़ते इसी क्रम में हम ज्योमेट्री फिनिश कर देंगे। आइए अब जान लेते हैं ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, तिर्यक रेखाएं क्या होती हैं। तो तिर्यक रेखाएं जब दो आपस में समांतर रेखाएं हों तथा एक अन्य तिर्यक रेखा उन रेखाओं को एक निश्चित बिंदु पर काटे, तो उन रेखाओं को हम क्या बोलेंगे, तो इनमें निम्न कोण बनते हैं। तो उन्हीं कोण को हम यहाँ पे जानेंगे मुख्यतः। मान लीजिए ये कोई दो समांतर रेखाएं हैं, यल और यम, ठीक। और इस पर कोई टी रेखा, तिर्यक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन टी काट रही है। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे, जब दो समांतर रेखाएं थी और एक ट्रांसवर्सल लाइन टी काट दी, तो इस पे बहुत सारे एंगल बन रहे हैं। यहाँ पे एक एंगल 1 बन गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। जब दो समांतर रेखाएं को एक ट्रांसवर्सल लाइन टी कट रही है, तो यहाँ पे इतने सारी 8 एंगल बन रहे हैं। तो इन एंगल में क्या रिलेशन होता है, यही हम सीखेंगे ट्रांसवर्सल लाइन में यानी कि तिर्यक रेखा में। तो आइए एक के बाद एक हम अच्छे से सीख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें बनता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसे हम BOA के नाम से डिनोट करेंगे, और इसे हम हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। या तो ये क्या होती हैं, ये मान लीजिए कोई दो तीर है, तो इसके आमने सामने में मतलब शीर्ष के इधर और उस तरफ जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। और ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एंगल A का शीर्षाभिमुख क्या है, एंगल 3। तो एंगल 1 के बराबर होगा क्या, एंगल 3। 2 का शीर्षाभिमुख क्या है, तो 2 का शीर्षाभिमुख 4 है, तो कामा एंगल 2 के बराबर क्या होगा, एंगल 4। ये सदैव आपस में बराबर होंगे। अगर ये 10 डिग्री है तो ये भी 10 डिग्री ही होगा, ये 20 डिग्री है तो 20 डिग्री ये भी होगा, एंगल 3। और यहाँ पे भी देख लीजिए कितना शीर्षाभिमुख बना, तो एंगल 6 के बराबर होगा एंगल 7, और एंगल 8 के बराबर होगा एंगल
5 होगा। ठीक, ये क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण। फिर उसके बाद में आता है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं, वो जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई, यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए कोई दो ट्रांसवर्स समान पैरेलल लाइन से इनको काटा, तो ये इस पैरेलल लाइन के ऊपर अगर कोई एंगल बन रहा है तो इस भी पैरेलल लाइन के ऊपर जो एंगल बनेगा इसको हम बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलेंगे, संगत कोण, जिसे हम करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये भी हमेशा क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल ए का संगत कोण क्या है, एंगल 6 है। तो एंगल 1 के बराबर, यहाँ पे एंगल 1 के बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 6 हो जाएगा। उसी तरीके से एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, एंगल 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल 5 हो जाएगा। तो एंगल कामा एंगल 2 के बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 5 हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे आप देख पाएंगे क्या कि एंगल, ये जो पैरेलल लाइन थी उसके नीचे एंगल 4 बन रहा है, तो इस पैरेलल लाइन के नीचे क्या बन रहा है, एंगल 8 बन रहा है। तो एंगल 4 के बराबर, एंगल 4 के बराबर हो जाएगा क्या, एंगल 8 हो जाएगा। और कामा एंगल 3 के बराबर, एंगल 3 के बराबर हो जाएगा एंगल हमारा 7 हो जाएगा। तो एंगल 3 के बराबर एंगल 7 हो जाएगा। फिर आता है बात अल्टरनेट एंगल का, एकांतर कोण का, मतलब तिरछे बने कोण का। ठीक, तो तिरछे ये दो तरीके से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे अब हम सीखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, ये कोई हमारा फिगर है। ठीक, यहाँ पे इस तरीके से। तो अल्टरनेट एकांतर कोण मतलब एक अंदर के तिरछे कोण। आप बड़े फिगर से ही देखिए, यहाँ पे क्या है, अंदर बने तिरछे कोण। तो यहाँ पे 5 का तिरछा क्या है, एंगल 4। ये भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल 4 के बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 5 हो जाएगा। यहाँ पे एंगल 4 के बराबर एंगल 5, क्यों, क्योंकि ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे क्या है, जैसे हम एकांतर अंतः कोण बोलते हैं। यहाँ एंगल 3 के बराबर एंगल 6 हो जाएगा। एंगल 3 का तिरछा कोण क्या है, एंगल 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 3 के बराबर एंगल 6 हो जाएगा। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी से। और फिर इसके बाद में यहाँ पे इतना तो हो गया ना। अब फिर देखिए यहाँ पे अंदर तिरछा बन रहा है क्या, एंगल 1, और बाहर बन रहा है एंगल 7। तो इसे हम बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी कि एंगल इस पैरेलल लाइन के बाहर इधर तिरछे में, और इस पैरेलल लाइन के बाहर उधर एंगल 1 बन रहा है, इधर एंगल 7 बन रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी एंगल 1 के बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 1 के बराबर एंगल 7 हो जाएगा। उसी तरीके से एंगल 7, एंगल ये 2 है, 2 के बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी से। तो एंगल 2 के बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 8 हो जाएगा। ठीक, अब जितना डिग्री 2 का वैल्यू होगा उतना 8 का होगा। आप समझ गए होंगे, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का। अब बात आती है को इंटीरियर एंगल, सह अंतः कोण और सह बाह्य कोण। ये क्या होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे इसी फिगर में हम समझते हैं। यहाँ पे एक फिगर बना के फिर समझते हैं। मान लीजिए कोई पैरेलल लाइन तो है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन टी कट कर रही है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8। तो देखिए यहाँ पे इस जो ट्रांसवर्सल कट की इस पैरेलल लाइन के इस वाले एंगल और इस वाले दोनों एक साथ हैं, जो एक ही तरफ हैं, वो दोनों क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। और इन दोनों का एंगल का मान हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल 3 और एंगल 5 इन दोनों का मिला के इनका वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। उसी तरीके से इधर बने एंगल का, एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 प्लस एंगल 6, इन दोनों का भी वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक, को इंटीरियर एंगल आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखेंगे को एक्सटीरियर एंगल, यानी कि ये कोई ट्रांसवर्सल है। ठीक, कोई ट्रांसवर्सल लाइन है और यहाँ पे एंगल 1 बन रहा है, एंगल 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, 4 बन रहा है, ठीक, 5 बन रहा है, 6 बन रहा है, 7 बन रहा है और 8 बन रहा है। तो इन दोनों में तो क्या हुआ, को इंटीरियर हो गया। लेकिन ये जो 2 है और ये जो 7 है, ये
ये पैरेलल लाइंस के उधर बना है, पैरेलल लाइंस के इधर, लेकिन एक ही तरफ बने हैं, तो इनमें बनेगा रिलेशन को एक्सटीरियर एंगल। और को एक्सटीरियर एंगल का भी सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप कह देंगे एंगल 2 और प्लस एंगल 7 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। और एंगल 1 प्लस एंगल 8 इन दोनों का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा। तो चलिए दोस्तों फिर से हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं ट्रांसवर्सल लाइंस के बने द्वारा कोणों को, ठीक। तो उसके फिर बाद में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे आप मान लीजिए कोई ट्रांसवर्सल लाइन L है, सॉरी पैरेलल लाइन L और M है, कोई ट्रांसवर्सल लाइन T कट कर रही है। तो इस पे जो बनेगा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 मान लीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले हम क्या बताए हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 2 ये हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। उसी तरीके से एंगल 2 और एंगल 4 ये भी क्या बनेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण जिसे बोलते हैं। एंगल 5 का शीर्षाभिमुख 8 होगा, एंगल 6 का शीर्षाभिमुख एंगल 7 होगा। ये क्या कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर उसके बाद में हम क्या बताए हैं आपको, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, एकांत मतलब संगत कोण, मतलब जिस तरीके से संगत उसका होगा इसी तरीके से इधर। अब देखिए पैरेलल लाइन के ऊपर ये एंगल 1 बन रहा है, तो इस पैरेलल लाइन के ऊपर क्या बना, एंगल 7 बना, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये क्या कहलाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण। उसी तरीके से ये 2 पैरेलल लाइन के ऊपर, तो पैरेलल लाइन के ऊपर क्या 5 ये, तो दोनों क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये पैरेलल लाइन के नीचे 3, तो पैरेलल लाइन के नीचे 6, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल। ये 4 पैरेलल लाइन के नीचे, तो पैरेलल लाइन के नीचे 8 ये, तो ये दोनों क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। फिर उसके बाद में हम क्या सिखाए हैं आपको, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट में 2 तरीके से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट मतलब अंदर बने तिरछे कोण, यानी कि एंगल 4 के बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 3 के बराबर 7 हो जाएगा। फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तिरछे बाहर बने कोण। तो तिरछे बाहर बने कोण कौन से, 2 और 8 ये दोनों आपस में बराबर होंगे, 1 और 6 ये आपस में बराबर होंगे। फिर उसके बाद में बताया है को इंटीरियर एंगल, सह अंतः कोण। सह अंतः कोण मतलब एक ही साइड बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। जैसे 3 ये पैरेलल लाइन की एक ही तरफ बना है, इधर भी एंगल 5 भी दोनों क्या है एक जैसे समान बने हैं, तो ये क्या होंगे, इनका दोनों हमेशा 180 डिग्री होगा। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख पाएंगे एंगल 4 और एंगल 7 का वैल्यू भी 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल। उसी तरीके से एक और बताया है को एक्सटीरियर एंगल। को एक्सटीरियर एंगल जैसे पैरेलल लाइन के बाहर ये 2 बना है, तो पैरेलल लाइन के बाहर ये 6 बना, लेकिन एक ही तरफ बने हैं, तो इन्हें क्या बनेंगे, को एक्सटीरियर एंगल। इन दोनों का भी प्रॉपर्टी क्या होता है 180 डिग्री ही होता है। और यहाँ पे एंगल 8 और एंगल 1 का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं फिर समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।